हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल एडुल्यूमिनेसेंस पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हीमोलाइटिक एनीमिया का। एक सेगमेंट है जिसमें हम पढ़ते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो ये जो पूरा वीडियो है ये बेस्ड होने वाला है सिकल सेल एनीमिया पर क्योंकि सिकल सेल एनीमिया हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर आता है, तो पहले मैं आपको बताऊँगी कि हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है। हीमोलाइटिक एनीमिया का मतलब अगर मैं इसका आपको वर्ड को तोड़कर बताऊं तो हीम प्लस लाइसिस। हीम यानी ब्लड और लाइसिस यानी ब्रेकडाउन। तो जिसमें क्या हो, ब्लड का ब्रेकडाउन या आरबीसीज का ब्रेकडाउन होने लगे, वो भी उनके लाइफ स्पैन से पहले। आरबीसीज का नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है 120 डेज। तो उसके पहले अगर मान लीजिए आपकी आरबीसीज जल्दी जल्दी मरने लग जाए और उसके वजह से उनकी कमी आपके बॉडी में होने लगे, तो वो जो कंडीशन है वो होगी हीमोलाइटिक एनीमिया की। हीमोलाइटिक एनीमिया दो तरीके का हो सकता है। पहला होता है एक्सट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया, दूसरा होगा इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया। एक्सट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया आरबीसी के अलावा किसी और प्रॉब्लम के वजह से होगा। जैसे मान लीजिए आपके बॉडी में कोई और डिजीज़ है, जैसे कि हाइपरस्प्लीनिज्म या कोई और कंडीशन जैसे कि रीनल फेलियर वगैरह, तो उस वजह से अगर हीमोलाइसिस हो रहा है आपके बॉडी में, आरबीसी जल्दी मर रही है, तो वो होगा एक्सट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया। लेकिन अगर इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया है, मतलब जो भी प्रॉब्लम है, जैसा भी प्रॉब्लम है, वो आरबीसी के अंदर है। हो सकता है आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन बन रहा है वो प्रॉपर नहीं बन रहा है, तो उसके वजह से जो होने वाला हीमोलाइटिक एनीमिया होगा वो हो जाएगा इंट्रिंसिक हीमोलाइटिक एनीमिया, जिसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं सिकल सेल एनीमिया और दूसरा हम पढ़ते हैं थैलेसीमिया। मेरी ये वीडियो बेस्ड होने वाली है सिकल सेल एनीमिया पर। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे थैलेसीमिया की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो होने वाला है सिकल सेल एनीमिया पर। सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया हीमोलाइटिक एनीमिया है। इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक वाली कहानी मैं आपको समझा ही चुकी हूँ। तो अब हम इसमें पढ़ रहे हैं सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो, उसका जो नाम है वो सिकल सेल एनीमिया क्यों रखा गया, क्योंकि इसमें जो आपकी आरबीसीज, जो आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं, वो कैसी हो जाती है, सिकल शेप की हो जाती है, मतलब ऐसी चंदा मामा टाइप की हो जाती है, इस तरीके की दिखने लगती है, इसलिए इसको सिकल सेल एनीमिया नाम दिया गया है। नॉर्मल आरबीसी कुछ इस तरीके की होती है और सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी है उसका शेप कुछ ऐसा हो जाता है। तो अब हम जानते हैं कि ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी जेनेटिक्स की। ये जेनेटिक्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही एक्चुअली कारण होता है सिकल सेल एनीमिया के पीछे। तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक तरह का इनहेरिटेड कंडीशन है। इनहेरिटेड है मतलब आपके पेरेंट्स से आपको मिलेगा ये। और ये किस तरीके का ट्रेट है, ये ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट है। जिन लोगों ने जेनेटिक्स डीपली नहीं पढ़ी है या जिन लोगों को जेनेटिक्स टफ लगती है, उन लोग को मैं अगर ईजी भाषा में समझाऊँ तो समझिएगा, एक ह्यूमन है, ह्यूमन में टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 यानी 23 पेयर्स। ठीक, 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स जो हैं वो ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि मेल एंड फीमेल दोनों में सेम टू सेम होते हैं। सिर्फ एक पेयर जो बचा वो होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का। तो सेक्स क्रोमोसोम्स मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम का यहाँ पर कोई मैटर है नहीं, तो वो ये मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगी। बात आती है ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स की। तो जब भी कोई क्रोमोसोम्स आप पढ़ते हैं तो उनका एक पेयर होता है, आप जानते हैं अपन पेयर में पढ़ते हैं। तो दो जो क्रोमोसोम्स होते हैं जो पेयर में होते हैं, उनमें से एक होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है रिसेसिव। तो आप समझिएगा ये कैसा ट्रेट है, ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट। यानी ऑटोजोमल जो 22 पेयर्स हैं उनमें से भी रिसेसिव वाला, रिसेसिव यानी जो कि डोमिनेंट नहीं होगा, जो कि अपना कैरेक्टर मतलब क्या कहना चाहिए मुझे, डोमिनेंट नहीं होता कुल मिलाकर, आप मुझे लगता समझ सकते हैं। और फिर नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये कि ऑटोजोमल में से भी किसके अंदर प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम होती है क्रोमोसोम 11 के अंदर। क्रोमोसोम 11 के अंदर HBB जीन होता है शॉर्ट आर्म पर,
उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, यानी कि म्यूटेशन हो जाते हैं। और ये HBV है, रिस्पॉन्सिबल होता है हीमोग्लोबिन की बीटा चेन के फॉर्मेशन में। तो अगर मैं बात करूँ कि इसका ट्रांसफ़र पेरेंट्स से बच्चों में किस तरीके से होता है, तो इसको कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम पेरेंट्स जो हैं, मेल फीमेल, मदर फादर, दोनों ही कैरी करते हैं अपने अंदर ये म्यूटेटेड जीन, जिसमें कि प्रॉब्लम है HBV जीन में। तो क्या होगा, जो बनने वाले चिल्ड्रन होंगे तो उनमें कंडीशंस ऐसी होंगी कुछ कि उनमें से 2 कंडीशन, हम कह सकते हैं 50% जो है वो कैरियर्स होंगे, आगे कैरी करेंगे इस जीन को। उसमें से 25% अफेक्टेड होंगे और 25% अनअफेक्टेड होंगे। नेक्स्ट हम बात करें इसकी पैथोफिजियोलॉजी की, तो जैसा कि मैंने बता ही दिया है, इटियोलॉजी क्या है कि क्रोमोसोम 11 पर HBV जीन में म्यूटेशन के कारण आपका जो हीमोग्लोबिन है उसका बीटा चेन प्रॉपरली नहीं बन रहा है। ठीक, तो क्यों नहीं बन रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये हम जानते हैं पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। पैथोफिजियोलॉजी कहती है कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो किस प्रॉब्लम के कारण हो रहा है कि जो हीमोग्लोबिन का चेन है, एक बीटा चेन जो है, उसमें अमीनो एसिड का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। किस अमीनो एसिड का, चलिए जानते हैं। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर का एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिन जिन को कन्फ्यूजन होगा हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर में, वो यहाँ आई बटन को क्लिक करके हीमोग्लोबिन सिंथेसिस वाला वीडियो लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर बात करो हीमोग्लोबिन के शॉर्ट में स्ट्रक्चर की, तो हीमोग्लोबिन 2 चीज़ों से बनकर बना है, एक हीम और एक प्रोटीन। हीम जो है वो साइड में कर दीजिए, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। प्रोटीन को पकड़ते हैं। प्रोटीन जो है वो 2 तरीके की चेन्स से मिलकर बना होता है, 2 अल्फ़ा चेन्स और 2 बीटा चेन्स। तो सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में आपकी जो अल्फ़ा चेन्स हैं वो तो दोनों ही नॉर्मल रहेगी। प्रॉब्लम कहाँ है कि बीटा चेन्स में। बीटा चेन्स में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। हम जानते हैं कि बीटा चेन्स जो है वो क्या हो गए, उसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स होंगे। तो 6th पोजीशन पर नॉर्मल हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लूटामिक एसिड होता है, लेकिन वहीं सिकल सेल एनीमिया में जो कंडीशन होती है जिसमें जो हीमोग्लोबिन बनता है, जिसको हम HbS कहते हैं, उसमें उस ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आके जुड़ जाता है। अब ये चीज़ लिखने में तो बहुत ही सिंपल लगती है, लेकिन प्रोटीन स्ट्रक्चर में ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है। तो इसके कारण पूरा ही स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन जो है 6th पोजीशन पर आकर अटैच हो जाता है बीटा चेन के अंदर। तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जैसे कि हमें पता है हीमोग्लोबिन की 2 स्टेजेस होती हैं, एक्चुअली 2 फेजेस होती हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड फेज़ में तो ये HbS कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, बिल्कुल नॉर्मल रहता है। लेकिन प्रॉब्लम करता है ये डीऑक्सीजनेटेड फेज़ में। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये पॉलीमराइजेशन शो करता है। और पॉलीमराइजेशन शो करने से क्या होता है, यूँ तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन की तरह क्या करना चाहिए, इसको एक एक हीमोग्लोबिन को एक दूसरे से दूर दूर रहना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये डीऑक्सीजनेटेड होना चालू होते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के पास आकर एक पॉलीमर फॉर्म कर लेते हैं, एक लंबा सा चेन बना लेते हैं। एक हीमोग्लोबिन से दूसरा हीमोग्लोबिन जुड़ता है और जुड़ते 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 ये एक लंबा चेन बना लेते हैं। तो अब क्या हुआ कि इनको पॉलीमराइजेशन करना है। तो ये जो पॉलीमराइजेशन है वो हुई कैसे, क्योंकि हीमोग्लोबिन्स आपस में जुड़ गए। जब ये हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर आपस में जुड़े तो उन्होंने एक सूडो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना लिया, जिसको हम क्या कह रहे हैं, टेक्टॉइड्स, है ना, टेक्टॉइड्स इन्होंने बना लिए। तो ये लंबे लंबे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो बने हैं वो क्या करते हैं, आरबीसी को डिस्टॉर्ट करने का काम करते हैं। तो डिस्टॉर्शन हो जाता है आरबीसी के अंदर। आप समझिए कोई चीज़ बिल्कुल लूज थी, ठीक, लेकिन अब उसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ थिक चीज़ आ गई है, या हम कह सकते हैं उसके अंदर टेंशन क्रिएट हो गया है। तो वो टेंशन क्या करेगा, उसको डिस्टॉर्ट करने का काम करेगा, है ना, इसको मोड़ने तोड़ने का काम करेगा। तो डीऑक्सीजनेटेड कंडीशन में आरबीसी कुछ इस तरीके की हो जाती है पॉलीमराइजेशन के कारण। तो ये चीज़ क्या रिवर्सिबली चलती रहती है, और इस वजह से आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है वो थोड़ी सी फ्रजाइल हो जाती है और जल्दी से टूटने लगती है, इसलिए लाइफ स्पैन से पहले ही आरबीसी मर जाती है। फिर अगर मैं बात करूँ इसके क्लिनिकल फीचर्स की,
सिकल सेल एनीमिया के काफ़ी सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स और अलग अलग सिस्टम्स पर देखने को मिलते हैं। बात करूं अगर मैं आइज़ से, तो आइज़ पर से बहुत सारे इफेक्ट है, जैसे कि बैकग्राउंड रेटिनोपैथी, प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी और विट्रस ब्लीड्स। इसके अलावा पल्मोनरी सिस्टम में मैं बात करूं तो सिकल चेस्ट सिंड्रोम, और इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक इन्फेक्शंस। सिकल चेस्ट सिंड्रोम में क्या है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फीवर, स्पुटम प्रोडक्शन, ऐसा कुछ कुछ तरीके की कंडीशन इसमें देखने को मिलती है। अलावा ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। रीनल सिस्टम में बात करें तो अन्यूरिसिस मतलब होता है कि इनेबिलिटी टू कंट्रोल यूरिनेशन, और हेमेट्यूरिया यानी ब्लड इन यूरिन, और पेपिलरी नेक्रोसिस हो सकता है। और जॉइंट्स में क्या हो सकता है, आर्थ्रोपैथी, इस जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। फिर मैं अगर बात करूँ सीएनएस में, तो सीएनएस में बहुत सारी कंडीशंस हैं, जैसे कि काइन मास्टर के लोगों के कारण आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। सेरेब्रोस्पाइनल एक्सीडेंट्स, सेकंड है सुप्रा एरेक्नॉइड ब्लीड, और जो लास्ट है सब एरेक्नॉइड ब्लीड्स, और जो लास्ट है वो है फिट्स आ सकते हैं। कार्डियक सिस्टम में बात करूँ तो मैं सबसे पहला होगा सिकल मायोकार्डियम में क्या होगा कि एक चीज़ मतलब क्लियरली समझिएगा कि जब नॉर्मल ब्लड सेल्स होगी आरबीसीज, तो वो कितनी भी छोटी से छोटी, बारीक से बारीक ब्लड वेसल्स में से निकल जाएगी, ठीक, और बाकी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन सप्लाई कर देगी। लेकिन जब वही सेल सिकल शेप में आ जाए, अब वो बिल्कुल भी उनको पार नहीं कर पाएगी। वो ब्लड वेसल्स में जो जहाँ पर भी जॉइंट होंगे, जहाँ पर भी छोटा एरिया होगा, वो वहाँ पर रुक जाएगी। तो उसके रुकने के वजह से क्या होगा, कई ऐसे ऑर्गन्स होंगे जिनको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो हाइपोक्सिया तो होगा ही। इसके अलावा कार्डियक सिस्टम में हम कह सकते हैं कि जो मायोकार्डियम है उसको प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, तो वो जो कंडीशन होगी वो होगी सिकल मायोकार्डाइटिस, सिकल मायोकार्डियम। और इसके अलावा कार्डियोमेगैली भी हो सकता है। फिर इसके बाद है स्प्लीनिक इन्फार्क्शन हो सकता है, वर्टिब्रल कोलैप्स हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, और नेक्रोसिस हो सकता है। नेक्स्ट है लेग अल्सरेशन हो सकता है। मेल बॉडी में प्रायोपिज्म देखने को मिल सकता है, मतलब इरेक्ट पीनस विदाउट एनी सेक्सुअल अराउजल, उसको प्रायोपिज्म कहा जाता है, और लेग अल्सरेशन हो सकता है। ये है क्लिनिकल फीचर्स। अब हम बात करें इन्वेस्टिगेशन की, तो इन्वेस्टिगेशन में 3 तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। पहला है ब्लड फिल्म। ब्लड फिल्म से आप पता कर सकते हैं कि आरबीसी जो है वो नॉर्मल शेप और साइज़ की है या फिर सिकल शेप की हो चुकी है। और इसके अलावा रेटिकुलोसाइटोसिस भी देखने को मिल सकता है, मतलब कि जो आरबीसी होती है, इमेच्योर आरबीसी है ना, जिसको हम रेटिकुलोसाइट कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा ब्लड फिल्म में देखने को मिलेगी। इसके अलावा फिर HbS टेस्ट हो सकता है, मतलब टेस्ट करना है कि पेशेंट की बॉडी में HbA यानी नॉर्मल हीमोग्लोबिन है या सिकल सेल वाला हीमोग्लोबिन है। तो उसके लिए क्या होगा कि आरबीसी को एक रिड्यूसिंग एजेंट के साथ एक्सपोज किया जाएगा। तो उसमें क्या होगा, अगर HbA है तो क्लियर सॉल्यूशन होगा, और HbS है तो टर्बिड सॉल्यूशन हो जाएगा, तो इससे क्लियर हो जाएगा। लेकिन तब भी इस टेस्ट से ये नहीं पता लगा सकते हैं कि जो पेशेंट है उसमें वो सिर्फ कैरियर है या फिर वो खुद ही डिसीज्ड है, ये कंडीशन नहीं पता लग सकती है। तो उसके लिए जो है आपको आगे की तरफ बढ़ना होगा, और वो कंडीशन होगी हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसमें क्या होगा, उसमें आपको बिल्कुल क्लियर जानकारी मिलेगी कि पेशेंट के अंदर HbS कितना % है, HbA कितना % है, HbC कितना % है, वो सारी चीज़ें इस तरीके की फिल्म से आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट में क्या क्या हो सकता है। अब देखिए, इसका कोई ऐसा ट्रीटमेंट तो है नहीं कि आपने मेडिसिन ले ली कुछ स्पेसिफिक ड्यूरेशन तक तो फिर ये ठीक हो गया, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये आपका जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो ये तो लाइफ टाइम आपके साथ चलेगा ही चलेगा। बात करूँ कुछ और एड्स की जो इसके साथ इसमें दिए जा सकते हैं, तो ड्रग्स की बात करूँ तो फॉलिक एसिड चलना है हमेशा। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं उनमें हाइड्रोक्सी कार्बामाइड दिया जाता है, एक साइटोटॉक्सिक एजेंट है,
तो अगर इन्फेक्शन होते हैं तो इसको यूज़ कर सकते हैं बच्चों में। पेनिसिलिन वी जो है वो न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस को रोकने के लिए यूज़ करी जाती है। वैक्सीन्स की मैं बात करूं तो क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में इन्फेक्शन जल्दी होते हैं तो इसलिए न्यूमोकोकस की और एच इन्फ्लुएंज़ा, हेपेटाइटिस बी, ये सारी जो है वैक्सीन्स लगाई जा सकती हैं। फिर नेक्स्ट है ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन जो है वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मैनेजमेंट है। इसमें क्या होगा, पेशेंट को फुली जीनोटाइप्ड ब्लड ही ट्रांसफ्यूज़ किया जाएगा, कोई और ब्लड तो ट्रांसफ्यूज़ कर नहीं सकते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट जो है इसमें क्या, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट हो सकता है, वो भी HLA मैच्ड सिबलिंग्स का। ठीक, जो सिबलिंग्स हैं जिनका HLA मैच होता है उनसे ही स्टेम सेल्स का ट्रांसप्लांट हो सकता है। और इन सब कंडीशन के बावजूद जो सिकल सेल पेशेंट्स हैं, वो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स हैं, वो 50 साल तक की एज तक जी लें, ये भी मुश्किल होता है क्योंकि ऐसा प्रोग्नोसिस देखा गया है कि जो पेशेंट्स हैं, कोई पेशेंट 25 साल, कोई पेशेंट 30 साल, कोई 40 साल, इतना ही ये जी पाते हैं। इसके बाद में इनकी जो है डेथ हो जाती है क्योंकि ऑक्लूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है और इनको और भी कंडीशंस बहुत सारी फेस करनी पड़ती हैं। तो ये सारा जो था, ये था सिकल सेल एनीमिया के बारे में मेरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पसंद क्या आया और क्या नहीं आया वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको थैलेसीमिया देखना है तो जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे इसी चैनल पर जिसका नाम है एडल्यूमिनेसेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।